आज ये आप लोगों का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाले थे पेपर लास्ट ईयर के। ये पेपर मेरे पास वैसे तो कई पेपर हैं, जैसे ये दो पेपर ये हैं और ये पेपर एक ये है, एक ये है। देखो ये अलग अलग 5 पेपर हैं मेरे पास में। लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को 2 पेपर करवा रहा हूँ। इन्हीं पेपर में से आपका पेपर आ जाना चाहिए। जो मेन मेन क्वेश्चन है आप लोगों के वे सारे आ जाने चाहिए और कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जो मैं करवाऊंगा ये 2 पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। इन 2 पेपर में से ही आप लोगों की बात बन जाएगी, सारा सारा बेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466460178, उस पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं आपको वीडियो वॉइस कॉल करके, वॉइस मैसेज करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक। ठीक है, तो या जरूरत पड़ी तो हम बात भी कर सकते हैं, या मैं वीडियो बना के डाल भी सकता हूँ उस पर। तो आप लोग हेजिटेट मत कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है ये। देखिए अब मैं करता हूं शुरू, शांति से सुन लीजिए आप। बड़ा ही मजेदार चीज है और आपको मजा भी आएगा चीज सीखने में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ की बातें हो रही है। क्या बात हो रही है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। अरे इन्वायरमेंट है क्या? हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। हवा, पानी, जमीन, ये सब हमारा इन्वायरमेंट है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारा इन्वायरमेंट है। तो भाई इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको सिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो वातावरण है वो खराब ना हो। और आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं उसका कारण ये बेटा, आप लोग बनने वाले हो इंजीनियर। तो सभी ब्रांच के सभी बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट इसलिए बनाया है कि हम जब इंजीनियर हैं तो हमारी फैक्ट्री ऑफिस वगैरह में जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो वातावरण को खराब करते हैं। समझ गए? और तुम लोग लोगोगे अफसर, ऑफिसर लोगे, जूनियर इंजीनियर बनोगे भाई, तो तुम्हारे पास में पूरा फैक्ट्री का, पूरा ऑफिस का कंट्रोल होगा। तो ऐसे केस में अगर आपको पता है कि भी मैं ये चीज बना रहा हूं तो इस चीज से जो वातावरण है उसका पोल्यूशन होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं, साउंड नॉइज पोल्यूशन है, ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान करने के लिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि भाई आपको पता तो हो पोल्यूशन क्या कर रहे हैं। समझ गए ना? समाधान तभी तो निकालेंगे जब हमें समस्या के बारे में पता हो। ये आपको बेरा ही नहीं तो आप कैसे समाधान निकालोगे? तो ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार है और आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम जो बना रहे हैं उससे पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा। और ये बकायदा टाइम टू टाइम चेक भी होता है। आपने देखा व्हीकल का जो होता है हमारा, पोल्यूशन चेक करवाना पड़ता है कि नहीं करवाना पड़ता? ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट मांगते हैं नहीं मांगते जो चेक करने वाले होते हैं? तो इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए, अब करते हैं बात। जल्दबाजी तो मचाना मत, पेपर तारा क्लियर करवा दूंगा बढ़िया नंबर से। बस शांति से मेरी बात सुनते रहना, मजा भी आएगा, चीजें सीखने को भी मिलेगी। ठीक है, और पेपर भी बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। जो जो बता रहा हूं उसको कर लेना। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है, ये देखिए, ये पेपर मैं आपके सामने खोल रहा हूं। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, इकोलॉजी किसे कहते हैं बेटा? इकोलॉजी, ये किताब है आप लोगों की इन्वायरमेंटल स्टडीज की। ये नोट पब्लिकेशन की किताब मैं रेफर कर रहा हूं। बाकी आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब इस्तेमाल कर सकते हो। नेट पे डाटा अवेलेबल है, आप नेट से भी चेक कर सकते हो। इतना कोई बड़ी बात नहीं है जो इसमें बताई जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनती है कि दी सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स called biotic components and physical factors called abiotic components। ये क्या कहता है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग। इकोलॉजी क्या है? दी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीव जंतु। जो जीव जंतु है वो अपने नेचुरल होम में, अपने प्राकृतिक आवास में, जैसे जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, चिड़ियां बिलों में रहती हैं, तो अपने नेचुरल हैबिटेट जो प्राकृतिक, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, ठीक है, सांप बिलों में रहते हैं हमारे,
तो वो सब अपने नेचुरल होम के अंदर इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का जो वातावरण से इंटरेक्ट करते हुए, अब चारों तरफ का वातावरण कौन सा हो गया, दी सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपने चारों तरफ के जीव जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह है, और जीव जंतु उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भोजन पानी प्राप्त करते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज होगी। इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जो जीव जंतु है ना, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एंड फिजिकल फैक्टर कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल फैक्टर जो होते हैं ए बायोटिक, ये सुन लेना कहानी, इस पे सारे क्वेश्चन, ये मत समझिए जी एक नंबर का क्वेश्चन आया तो हमने यही पार हो जाएंगे। इस पे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ना, इस पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं सारे। देखो ये भी कहानी सुना रहा हूं ना, इस कहानी को 10 मिनट सुन लेना, 5 मिनट सुन लेना, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी चीज क्या है। ठीक है ना? तो ये है। तो इसमें क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हाउ ए स्मॉल इंसेक्ट इन फॉरेस्ट इंटरेक्ट विद एयर वाटर सोयल प्लांट एंड अदर एनिमल्स। यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट का निर्जीव, निर्जीव में क्या, जैसे हवा, हमारे चारों तरह का वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी, और प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है ना, तो ये जो इकोसिस्टम हमारा कहलाता है इकोलॉजी, ये जीव जंतु अपने चारों तरफ जो रहते हैं वातावरण से, अपने जीव और निर्जीव वस्तुओं से जो संबंध प्राप्त है, उनका आपस में डिपेंडेंसी है एक दूसरे की। जब हम सांस लेते हैं, अगर हवा ही पॉल्यूटेड होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये पानी पीते हैं तो अगर पानी ही खराब होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये भोजन खाते हैं, अगर भोजन ही जहरीला है तो हम मर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सारा हमारा इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है ना? अब इकोसिस्टम जो है ये दो चीजों से बन के मिलके बना है। इकोसिस्टम पूरा सेल्फ रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ स्पाइसीज इंटरेक्टिंग विद अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एग्जिस्टिंग मैटर एंड एनर्जी। तो भाई ये जीव जंतु जो है आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जीव और निर्जीव वस्तुओं से, जो मैंने आपको भी बताया है। अब इकोसिस्टम हमारा दो तरह का है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स और है बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स हमारे आ जाते हैं। अब लिविंग कंपोनेंट में देखिए भाई, जीव जंतु ये कौन कौन सी तरह के होते हैं। लिविंग कंपोनेंट हमारे जो होते हैं बेसिकली हमारे तीन तरह के बताए हैं। पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो भोजन को बनाने वाला, पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे पे भोजन मिलता है ना सभी जीव जंतुओं को। ठीक है, हम भी फल फ्रूट कंदमूल सब कुछ खाते हैं, तो ये पेड़ पौधे से मिलता है। गेहूं वगैरह है, चावल है, सब पेड़ पौधे वनस्पति से हमें मिलता है। तो वनस्पति जो चारों तरफ हमारे अवेलेबल हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स हमारे कहलाते हैं। और लिविंग कंपोनेंट्स में आता है प्रोड्यूसर जो हमारे को भोजन देता है। फिर दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो भोजन को खाता है, जैसे हम लोग हैं, तो हम जीव जंतु हैं, वो भोजन को खाते हैं, वी आर दी कंज्यूमर्स। तो पेड़ पौधों से या और जीव जंतुओं से जो भोजन मिलता है उसको लोग, तो उसके जीव जंतु खाते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स। ये कस आएंगे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, ध्यान मत, यह मत सोचना जी सर कहानी सुनाने लगे। कंज्यूमर्स कौन कौन सी तरह होते हैं, हर्बी वायरस, कार्नी वायरस, ओमनी वायरस और डिटोरेटर्स। ये चार तरह के होते हैं। हर्बी वायरस जो वनस्पति खाते हैं यार, जैसे भेड़ बकरी गां, ये हमारे वनस्पति खाती है तो इनको हर्बी वायरस कहते हैं। ठीक है। कार्नी वायरस जो मांस खाने वाले जीव हैं उनको कार्नी, शेर जैसे शेर चीता है तो ये मांस खाते हैं, उसको कार्नी वायरस। ओमनी वायरस किसे कहेंगे, जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, जैसे रैट, फॉक्स या ह्यूमंस, इंसान भी, इंसान वनस्पति भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खाता है भाई। ठीक है, तो इसको ओमनी वायरस कहेंगे। और डिटोरेटर्स किसे कहेंगे, जो कि हमारे वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, पार्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, उनको खाते हैं, जैसे कीड़ियां हैं, अर्थवर्म है, बीटल्स हैं, टर्माइट्स हैं। ये हमारे जो गले सड़े जो जीव जंतुओं के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, पौधों के पार्ट्स हैं, उन सब चीजों को खाते हैं। जैसे दीमक होती है ना, तो दीमक जो लकड़ी हमारी गल जाती है या सूख जाता है पेड़ पौधा, उसको खा जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डेटोरेटर्स। और डीकम्पोजर किसे कहेंगे, डीकम्पोज करता है जो हमारे जो जीव जंतु है उसके अंदर वो उसको खत्म कर देता है खा करके, जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, ये हमारे डीकम्पोजर कहते हैं, जो कि खा पी करके उसको खत्म कर देते हैं और खाद में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, उनको बोलते हैं एबायोटिक। जैसे क्लाइमेट है, सोयल है, एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। इसमें क्या आएंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे। फिजिकल कंपोनेंट में है जैसे वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेन है, सोयल है। ये मान लीजिए हम लोगों को, जीव जंतुओं को बरसात भी चाहिए, मौसम भी ठंडा चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा गर्म हो, वातावरण भी हमें साफ सुथ चाहिए, साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए। तो ये जीव जंतुओं को जीने के लिए, सभी जीव जंतुओं को चाहिए। फिर केमिकल कंपोनेंट्स है कि हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर चाहिए। कार्बन की मात्रा है, हाइड्रोजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की है, फास्फोरस है, सल्फर है, साल्ट है। तो ये सब मात्राएं जो है जीव जंतुओं को, पौष्टिक तत्व जो है हमारे भोजन के अंदर, ये भी हमारे केमिकल कंपोनेंट्स में कहलाते हैं। अगर जीव जंतुओं को पौष्टिक तत्व मिलेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो बीमार पड़ के वो मर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हमारी यहाँ पे रहती है। अब देखिए, अब होता है क्वेश्चन आता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। जैसे देखो, एक्सप्लेन दी फोर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के चार हार्मफुल इफेक्ट बताइए, चार नुकसान बताइए वाटर पोल्यूशन के, हमारे हार्मफुल इफेक्ट बताइए। अब देखो क्वेश्चन है, कार्निवायरस आर दोज हु ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप लोग बताओ भाई, कार्निवायरस किसे कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल को खाता है उसको कहते हैं। ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू है भाई, ये देखिए, तो ये है हमारा, ये चीज आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जैसे बीओडी है, टेस्ट फॉर दी वाटर स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये बीओडी टेस्ट कहलाता है, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होने चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स कंट्रोल मेजर्स इन डिटेल। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, फॉर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल किसे कहते हैं, राइट फॉर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो, वायु प्रदूषण के चार अलग अलग से कौन कौन से सोर्सेज हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई नॉइज पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे। यहाँ पे डिफाइन एयर पोल्यूशन, व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट है। व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट है। हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। डिफाइन डिफोरेस्टेशन, जंगलों की जो कटाई हम करते हैं उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। व्हाट आर दी काज ऑफ डिफोरेस्टेशन, भाई डिफोरेस्टेशन करने के काज कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण है जिसके कारण से हमें जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपके हमारे आते ही हैं पेपर में, जिनका आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए, एक्सप्लेन एसिड रेन अलोंग विद इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अरे तेजाबी बारिश होती है भाई, तेजाबी बारिश क्यों होती है और उसका इफेक्ट बताना है। एक्सप्लेन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस प्लान। डिजास्टर, ये आपदाएं आती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, और ये सब सुनामी आ गई, तो ये सब लैंडस्लाइड होगी। तो ये जब आपदाएं आती है तो आपदाओं से बचने के लिए हम प्रिवेंशन प्लान बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेयर्डनेस। प्रीपेयर्डनेस यानी हमने पहले से ही प्लानिंग बना रखी है। इफ जैसे देखा हो आप लोगों ने, मान लीजिए स्कूलों में भी बच्चों को कई बार ट्रेनिंग कराते हैं कि मान लीजिए भूकंप आ जाए तो टेबलों के नीचे बढ़ जाना भाई, ठीक है, कि ऐसे बाहर भागना है आपको, ऐसे करना है। तो ये सब पहले से प्लान होता है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की आपदा आए तो हमें कैसे बचाव करना है ताकि हमारे जन धन की कम से कम हानि हो। ठीक है, एक्सप्लेन फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़। साइक्लोन्स, साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं। लैंडस्लाइड, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होती है, देखो वो ऊपर से पहाड़ सरक जाती है, जमीन सरक जाती है, सारा कुछ मलबा बहता होता है। उत्तराखंड में आया था अभी, लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है ना, अर्थक्वेक, भूकंप, और डिजास्टर इन डिटेल। अब ये देखो, ये जो हमारी समस्याएं हैं, भी फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ये डिजास्टर ये है, इसको पूरा डिटेल में बताना है आपको कि भी ये डिजास्टर कैसे कैसे आते हैं, क्या 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 कारण है इनके, और क्या क्या इनका इफेक्ट है, इनसे नुकसान क्या क्या है। ठीक है, इनसे बचाव करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है।
फिर देखिए एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सोर्सेज की हम बात करते हैं तो एनर्जी सोर्सेज हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो कन्वेंशनल या जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल यानी कि जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे लकड़ियां जलाते थे, कोयला जलाते थे, पेट्रोल है, डीजल है, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स है जो प्राकृतिक रूप से हम लोगों को अवेलेबल हैं। इनको नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं रीन्यू। ये लाइसेंस का देखो ना, आप लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था, रिन्यू करवाते हैं आप। तो वही बात है, रिन्यू का मतलब इसको नया नहीं कर सकते। ये पेट्रोल है भाई, पेट्रोल खत्म हो गया तो खत्म हो गया, दोबारा बनाना मुश्किल है। कोयला खत्म हो गया तो धरती पे खत्म हो गया, उसको दोबारा हजारों लाखों साल लगेंगे बनने में। तो इस तरह के सोर्सेज जो है इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के सोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। अगर करना पड़े तो या हमें दूसरे तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज या जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इसके बारे में बात करते हैं। सोलर एनर्जी हमारी है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी जो है वो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज है। तो एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है। और जो नदियों में पानी बहुत तेज गति से जाता है तो उसमें पंखा लगा देते हैं, पंखा लगाने से टरबाइन घूमेगा। इसी प्रकार से जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, तो पहाड़ों पे बरसात हुई, हमने डैम बना दिया ऊपर पहाड़ों पे, वहां से पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पंखे को घुमाएगा, बिजली बनेगी। तो ये जो एनर्जी है ये हमारी एनर्जी रिन्यूएबल है कि आए साल बारिश होती है पहाड़ों पे, आए साल पानी इकट्ठा होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता उसका, ठीक है ना। ये फायदे हैं इसके। तो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, देयर इज नो पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं होता भाई इसके कारण से। देखो ऊपर से पानी गिरा, पंखा घुमा, पोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है। और आए साल रिन्यू करना आसान है, पोल्यूशन करना कम, पोल्यूशन नहीं है, सस्ता है, ठीक है ना, सस्ता है, पानी बरसात वहां होगा। नुकसान इसका ये है कि इसमें महंगे पड़ते हैं, 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। ये मान लो सोलर पैनल लगा दिया आपने, तो सोलर पैनल लगाने में खर्चा आएगा, खर्चा आएगा तो शुरुआती खर्चा ज्यादा है, लेकिन धूप जब आएगी तो उससे फ्री की बिजली हमें मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन नुकसान क्या है, रात को नहीं मिलेगी बिजली, दिन दिन में मिलेगी। फिर ये बिजली फालतू बन रही है, कंज्यूम कम हो रही है, तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी चार्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो बैटरी लगानी पड़ेगी, खर्चा एडिशनल बढ़ेगा हमारा। तो ये इसके नुकसान और फायदे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब जिसको रिन्यू कर सकते हैं। ये समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं भाई, लहरें आती रहती हैं, हमने लहरों के साथ में इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, वो कोई इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जब भी लहर आएगी तो वो हिलेगा, हिलेगा तो उससे बिजली बनेगी हमारी, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमारी बात आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हुए हैं। व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों, हर पेपर में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो आए बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। दिस यानी कि क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज के टाइम में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आने वाले समय में जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए संसाधनों की कमी ना पड़े। इस चीज को ध्यान में रख करके इस चीज को करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कंट्रोल दी पॉल्यूशन ग्रोथ होनी चाहिए, रिड्यूस दी वेस्टेज ऑफ मैटर होना चाहिए, एनर्जी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, सोयल, फॉरेस्ट, बायोडिग्रेडिबिलिटी कंजर्व होने चाहिए हमारे, और पॉल्यूशन ना होना चाहिए, रिसाइकलेबल होना चाहिए हमारा, हेल्प सस्टेन अर्थ, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये है भाई, आज के टाइम में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदायक ना बन जाए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज होती है कि जैसे हम मान लीजिए आज हम बहुत सारी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, हम जंगलों को सफाया करते जा रहे हैं। ये जंगल साफ हो गए, डिफोरेस्टेशन हो गया, तो उसके कारण से सारा इकोलॉजिकल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर हमने सारी लकड़ी काट ली तो कल को आने वाली जनरेशन है उनको प्लांट्स कहां से मिलेंगे, उनको भोजन कहां से मिलेगा, उनको लकड़ी कहां से मिलेगी। अगर आज हमारी जो डेवलपमेंट है उसके कारण से इतना पोल्यूशन कर दिया तो वातावरण हमारा अशुद्ध हो जाएगा, पानी अशुद्ध होता जा रहा है, लैंड अशुद्ध होती जा रही है। तो ये सब हमारा मेन चीज ना हो,
इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की हम बिल्डिंग वगैरह बनाएं लेकिन ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, ताकि वो बिल्डिंग ठंडी भी रहे, चारों तरफ हरियाली लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और कम से कम इको फ्रेंडली हमारा इन्वायरमेंट हो। तो ये सब बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये एसिड रेन किसे कहते हैं? एसिड रेन क्या होती है बच्चों? इंडस्ट्री में से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, वातावरण में जा करके नमी से मिल जाती है और बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी प्रकार नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, वो बन जाती है नाइट्रिक एसिड। तो वातावरण में नमी होती है, नमी में घुल करके वो एसिड बन गई, तेजाब बन गई और वातावरण में तैरती रहेगी। लेकिन जब बरसात होगी तो बरसात में जो पानी है, उस पानी के अंदर वो तेजाबी पानी मिला हुआ है, और वो तेजाबी पानी जो मिला हुआ बरसात के रूप में गिरेगा, उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन क्या करेगी, ये हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। इसका नुकसान क्या है एसिड रेन का हम लोगों का? इससे क्या है, हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं हम लोगों ने, वो पेड़ पौधे सारे हमारे जल जाते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे हमारे सारे जल जाएंगे, बिल्डिंगें काली पड़ जाएगी, फ्लोर्स हमारे रंग उड़ जाएंगे, मान लो। तो ये सारे जो तेजाबी बारिश है, ये बारिश जोड़ में तालाब में जाकर के पानी इकट्ठा होएगा, उससे जो जलीय जीव जंतु है वो सारे मर जाते हैं, क्योंकि पानी की पीएच जो तेजाबी हो जाएगी ना, उससे जीव जंतु वो सारे मर जाएंगे। और जीव जंतु क्या करते हैं, पानी को साफ रखने में सहायता करते हैं। जो पानी के जीव जंतु होते हैं ना, वो पानी को साफ करते रहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग करते रहते हैं। अगर वो जीव जंतु मर गए तो पानी हमारा खराब हो जाता है, पोल्यूटेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब हमारे नुकसान है, ठीक है ना। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें इन सब जो गैस है इनका रिलीज कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हमारे मैंने आपको बता दिया। नॉइज पोल्यूशन का ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या, इंडस्ट्रीज में देखा हुआ मशीनों की खड़खड़ है, हम व्हीकल चलाते हैं उसकी आवाज है, हम हॉर्न बजाते हैं उसकी आवाज है। तो ये सब नॉइज पोल्यूशन जो है, आजकल ये नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये नॉइज, डिस्क्राइब द कंट्रोल मेजर्स। अब इसको कैसे बचा जा सकता है, कि जैसे मान लीजिए आपने इंडस्ट्री में मशीन तो लगानी पड़ेगी भाई, तो मशीन के नीचे हम क्या करते हैं, रबड़ पैड लगा देते हैं। तो रबड़ पैड लगाने से क्या होगा, उसकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी। हम डैम्पर लगा देते हैं, डैम्पर से क्या है, वाइब्रेशंस कम हो जाती है। तो वाइब्रेशन क्या है, उसके कारण से हमारे शोर शराबा कम हो जाता है। तो ये शोर शराबा हमारे दिमाग को, हमारे हेल्थ को काफी इफेक्ट करता है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन बहुत बार बार आता है बच्चों। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखो, ये क्वेश्चन, अरे देखो बता रहा था मैं आपको, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट डज इट अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं और इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, ठीक है ना। ये भी आपको मैं बताता हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, डिफाइन डिफोरेस्टेशन, व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब जंगल को काटना हमारा कहलाता है डिफोरेस्टेशन। और इसके कारण क्या है भाई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इसी के कारण से हमें जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। अब आप लोग देखा हुआ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या पेपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर या टिश्यू पेपर जो लकड़ी से मिलता है, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी। और पेड़ काटेंगे, इफ टूथपिक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की बनी होती है हमारी, माचिस तीली लकड़ी की बनी होती है हमारी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी की हमारी बनी होती है। अखबार है, जैसे किताबें हैं, कागज है, ये पेपर वेस्ट है। मान लीजिए पेपर को हम वेस्ट कर देते हैं, बेटर उसको रिसाइकिल करें, क्योंकि वो सारी हमारी लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ों से आती है। और पेड़ों को सालों साल लग जाते हैं भाई पेड़ बनने में। आज पौधा लगाया तो 5-7 साल लगते हैं उसको पेड़ बनने में। तो इतने समय में अगर लकड़ी हम इसी प्रकार से काटते हैं तो हमारा जंगल कट जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो इसका मेन कारण यही है कि हमारा जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल नहीं लगा रहे, जंगल काटते जा रहे हैं। ये जंगल काटते हैं तो हमने पेड़ पौधे तो और लगाए, कटाई करी है हमने पेड़ों को। और जहां से मान लीजिए पेड़ काटना ना हो, हम उस पेड़ को उखाड़ कर किसी और जगह भी लगा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब हमारे मेन है, तो इसके कारण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको जो लास्ट टॉपिक बता रहा था, वो ये बता रहा था, ग्रीन बिल्डिंग। देखिए, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। मैंने बताया था ना आपको, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब हरी बिल्डिंग। ये हरे बिल्डिंग का मतलब रंगी, हरे रंग की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे बच्चों।
ये देखो घर में आप कोठी वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो कोठी वगैरह बना दी, टोटल कंक्रीट की कोठी है भाई, लेकिन उस कोठी में हरियाली अगर लगा दी हमने, लॉन खाली छोड़ दिया, थोड़ी सी लैंड खाली छोड़ दी, और नहीं तो लैंड खाली नहीं छोड़ते तो गमले तो लगा सकते हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी कोठियां होती है, उसमें गमले लगा रखे होते हैं बहुत सारे, और वो गमलों में पौधे फूल ये सब लगा रखे होते हैं, तो उसके कारण से वो बिल्डिंग जो है बाई डिफॉल्ट ठंडी रहती है, और जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा भी कम रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहेगी। तो इस तरह की बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। हमने देखा ऑफिस वगैरह में प्लांट्स लगाते हैं हम लोग, इंडस्ट्री में प्लांट्स, गमले में प्लांट्स लगा के रख लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छांव के प्लांट्स हैं, तो उनको हम लगा करके ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आजकल इसी चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो ये सब हमारी हेल्थ को भी फर्क डालते हैं। मान लो हमें कमरे में रहना 24 घंटे, तो कमरे में अगर दो चार प्लांट्स लगा रखे हैं, गमले में लगा रखे हैं, तो वो क्या है, हमें वाकई अच्छा फील होगा, और वातावरण को भी शुद्ध करते हैं हमारे कुछ प्लांट्स। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जिनको आप लोगों ने करना है। एक बच्चों देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है ना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अब क्या हुआ, हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन में उतने कन्वर्ट नहीं कर होती, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये क्या करती है, वातावरण को गर्म करती है, और गर्म करने के कारण से हमारी धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउ डज इट इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण से जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर है ना, धरती के ऊपर पहाड़ों पे बर्फ होती है, ग्लेस जमा बर्फ होती है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती जा रही है, ग्लेशियर पीछे सरकते जा रहे हैं, और वो पानी जो है वो मीठा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है, जो समय साल भर हमें सप्लाई होती है। गंगा नदी है, जैसे नदियों में पानी जो आता है, पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है, वो पिघलने के कारण से साल भर पानी बना रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो जो ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, क्योंकि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। नॉर्मली कार्बन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधे क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे जो फ्यूल जलाते हैं उससे भी गैसेस निकलती हैं, तो ये सब इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिसके कारण से धरती हमारी गर्म होती जा रही है, समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो इसीलिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचने के लिए डिफोरेस्टेशन से बचना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए हमें, तभी हम इस चीज से बच सकते हैं। अब देखो व्हाट इज इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप आता है भाई, उसका क्या नुकसान है और क्या उसका इफेक्ट आता है, उसके बारे में बात हो रही है। भूकंप जब आता है तो देखा हुआ आप लोगों ने, भूकंप रिएक्टर स्केल होती है बेटा इसकी, तो ये स्केल के हिसाब से आता है, और वो इसके हिसाब से इसके अंदर जन धन सभी चीजों की हानि होती है, बिल्डिंगें टूट जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, इंसान वो बिल्डिंग में दब के मर जाते हैं। तो ये सब इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। फिर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वार डिजास्टर। वार आपने देखा, यूक्रेन का भी वार हुआ था, वार चल रहे थे अभी, इजराइल युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। ये जो वार है, इस वार के बारे में कह रहे हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वार डिजास्टर। वार भी एक डिजास्टर है बेटे, युद्ध छिड़ जाता है तो इससे क्या है, बिल्डिंग है, जो भूकंप वाले समस्या है ना, सारी की सारी समस्या है, जन मन धन की चारों तरफ हानि होती है, तो ये हमारा वार डिजास्टर है। दीज आर मैन मेड डिजास्टर बच्चों। एक तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये नेचुरल डिजास्टर हमारे, ठीक है। और एक मैन मेड डिजास्टर, इन मैन मेड डिजास्टर में एक तो वार है, एक हमारा टेररिज्म है, टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट अटैक। तो ये सब हमारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं। एक व्हाट आर द काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। ओजोन लेयर में खड्डा होता जा रहा है बच्चों, जो हमारे धरती की चारों तरफ आयनोस्फीयर है, उसके अंदर ओजोन गैस होती है, O3 गैस होती है। तो क्या होता है, जो हमारी कार्बन फ्लोरो टेट्राक्लो इथेन CFL गैस होती है, रेफ्रिजरेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर वेपर्स हमारे, वो क्या करते हैं, ओजोन गैस जो है इसके अंदर गड्ढा होता जा रहा है। तो गड्ढा होने के कारण से क्या, जो बाहर से लेयर क्या करती है, वो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन ना धरती के बाहर हैं, उनको धरती पे आने नहीं देती। तो लेकिन वो गड्ढा हो गया तो उस गड्ढे के थ्रू हमारे रेडिएशन आते हैं, और रेडिएशन रुक नहीं पाते।
जिसके कारण से डिजीज वगैरह फैलते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एयर ओजोन लेयर डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब है ओजोन लेयर का पतला होना। तो मेन कारण क्या है, कुछ गैसेज हैं जिसमें CFL, कार्बन फ्लोरो, CFC गैस कहलाती है। तो ये कुछ गैसेज हैं जिनके कारण से इसके अंदर गड्ढा होता जाता है। तो ये गैसेज हमारे कुछ एरोप्लेन के जेट से निकलती हैं, ठीक है, कुछ रेफ्रिजरेशन वगैरह से निकलती हैं, और बहुत सारी चीजें सोर्सेज इसके कारण से होता है। तो ये सब आपको मैंने एक एक ब्रीफ लेक्चर देने की कोशिश की है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये आपको मैं वर्क के लिए दे रहा हूं कि अगर आपने, अब देखिए मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, आप भी थक गए होंगे और मुझे भी काम करना है। तो अब देखिए जो मैंने करवाया है इसको आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। लिख लिख के याद कर लेना, किताब में से कर लेना, मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार सुन लेना। और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ये अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना। सभी ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सी चीज है, अपने साथियों में, अपने ब्रांच के बच्चों में, अपने दूसरे ब्रांच के बच्चों में, दूसरे कॉलेज के बच्चों में आपस में शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो का लिंक, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बहुत सारे बच्चों को फायदा मिले। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए, तो अब मेरी वीडियो सुन करके या देख करके आप समझ जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अभी आपके पास आज का दिन पड़ा है, कल का दिन पड़ा है, आराम से तैयारी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो घबराइए नहीं, कमेंट करके मेरे को बताइए कैसा मेरा वीडियो लगा आपको, क्या सजेशन लगे। अगर आप कुछ सजेशन करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को इंप्रूव करने की। मेरा एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों की सहायता करना, पढ़ाई में हेल्प करना, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466460178। अगर किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटेक्निक के किसी भी ब्रांच के किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, वीडियो बना के दे सकता हूं, आपको वीडियो कॉल पे पढ़ा सकता हूं, वॉइस मैसेज करके पढ़ा सकता हूं, ठीक है, बता सकता हूं आपको। आपकी जो भी कोई क्वेरी है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, किसी भी तरह की पढ़ाई के रिलेटेड दिक्कत है, वो मैं सारी सोल्व कर सकता हूं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा या वीडियो बना लूंगा। जो भी आप लोग हेल्प चाहिए मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि आप लोग खुद अपनी हेल्प करने के लिए तैयार रहें। तो ये मेरा वीडियो सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दीजिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया है। और कमेंट में रखिए कि क्या और मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं 15-15 मिनट के 2 वीडियो और बनाऊंगा, मैं एक शाम को बना दूंगा, एक कल सवेरे बना दूंगा मैं, ठीक है ना। उसमें सारा सिलेबस, बिल्कुल जो मिसलिनियस कुछ टॉपिक रह गए ना आपके, वो सारा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा। तो इससे आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, फिर आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो कमेंट करके लिखिए कि क्या मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं, 2 और 15-15 मिनट के वीडियो बना के दूं इस सब्जेक्ट के बारे में। और दूसरा कमेंट करके लिखिए और किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को चाहिए। और मैंने मैथ 2 के वीडियो भी डाल रखे हैं, फिजिक्स के भी डाल रखे हैं, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, और भी सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, विकास जैन अकेडमी पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैथ 2 आपका टफ पड़ता है बच्चों सबसे ज्यादा, तो उसके मैंने 16-17 वीडियो डाल रखे हैं, 8-8, 10-10 मिनट के। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, और वो मैंने सोल्व करवा रखे हैं, वो अच्छे से कर लेना। बस रकम चेंज पाएगी, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना आप लोग। और फिजिक्स 2 के भी वीडियो डाल रखे हैं मैंने आपको, जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं 7-8 मिनट का, उसमें एक में 10-12-15 नंबर का मेटेरियल मैंने करवा रखा है, एज इट इज लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके मेरे को बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, क्या और वीडियो चाहिए। आप व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे हेल्प मांगने में शर्म ना करें, आई एम विद यू। आप सभी स्टूडेंट्स के मैं साथ हूं, आप लोग खुशी खुशी अच्छे से पेपर की तैयारी करें, अच्छे अच्छे नंबर लें, और जीवन में बहुत अच्छी जॉब पाएं। आप काबिलियत होगी तो जॉब ऑटोमेटिकली बढ़िया मिलेगी आप लोगों को, क्यों चिंता करते हो आप लोग, ठीक है ना। सीख लो चीजों को यार, जॉब भी लगवा देंगे आप लोगों की, डोंट वरी, ठीक है ना। जॉब के काबिल बना रहा हूं, जॉब अपना आप आपको मिलेगी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बताइए कि और वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।